Welcome to Inside News. This is Shekina. Let's get into the latest updates. TMC MP Sushmita Dev criticized the Minister of State for Home in the Rajya Sabha, accusing him of repeatedly raising the issue of infiltrators without providing concrete data. She stated that opposition members demanded figures on illegal immigrants deported to Pakistan or Bangladesh and pointed out that the government has not notified the NRC in Assam. Dev alleged that the minister unfairly blamed Bengal and Congress-ruled states while failing to present data from BJP-led governments, calling his remarks a political speech that violated parliamentary rules. मिनिस्टर आज राज्यसभा में बोले इमिग्रेशन बिल पे। पहली बात तो ये है कि वो बार-बार घुसपैठियों की बात करते हैं। तो हमने सीधा-सीधा उनसे पूछा कि आपने कितने लोगों को डिपोर्ट किया बांग्लादेश या पाकिस्तान, तथ्य दीजिए। हमने ये कहा कि एनआरसी को आज तक आप लोगों ने असम में नोटिफाई नहीं किया। उन्होंने कहा बंगाल और कांग्रेस शासित प्रदेशों की वजह से घुसपैठी आ रही है। तो इनकी जो डबल इंजन की सरकार है, वहां के क्या तथ्य है वो बता दीजिए। उनके पास कोई तथ्य नहीं है, एक राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। ये सदन के नियम के खिलाफ है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इमिग्रेशन पे और इन्फिल्ट्रेशन पर हमें दुख इस बात का है, हर नियम का उल्लंघन करते हुए, झूठ बोलते हुए, एक जैसे निर्वाचन के रैली में वो भाषण दे रहे हैं, इस तरह का भाषण मंत्री महोदय राज्यसभा में दे रहे हैं। हमने यूनाइटेडली हम ऑपोजिशन के सब पार्टी वॉकआउट किए हैं, क्योंकि उनको कोई नियम कानून या प्रेसिडेंट जो परंपरा है उसका कोई ज्ञान ही नहीं है, ये बात तय है। मिनिस्टर आज राज्यसभा Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde stated that Shiv Sena had always maintained a clear position on the Waqf board. He emphasized that the party would never compromise its ideology for power or personal gain. He reiterated that Shiv Sena's stance on the Waqf amendment bill remained unchanged, asserting that the bill aimed at the welfare and progress of the common people within the Muslim community. देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर शिवसेना का भूमिका पहले से जो है स्पष्ट रही है, साफ रही है। हमारी भूमिका, हम तारा साहब के विचार, आनंदी के सबके विचार को आगे बढ़ा रहे। हम कभी भी सत्ता के लिए या स्वार्थ के लिए हम कभी भी विचारों से, आइडियोलॉजी से कभी भी तड़जोड़ नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये हमारी भूमिका पहले से रही है। इस वक्फ बोर्ड के बिल पर भी हमारी भूमिका वही है, स्पष्ट है। और आज हमें देखना है कि जो हिंदुत्ववादी कहते हैं, वो हिंदुत्ववादी बाला साहब ठाकरे जी के विचार के साथ खड़े रहते हैं या राहुल गांधी जी जो बोलेंगे वैसे करते हैं। एक भूमिका लेनी चाहिए। वॉकआउट करना मतलब क्या? भागना, मैदान छोड़कर भागना। ये कौन सी रणनीति है? करो ना खुलेआम जो करना है वो। और इसलिए हमारी शिवसेना की भूमिका स्पष्ट है, जो लोगों के हित की है। और मैं ये कहूंगा कि वक्फ बोर्ड का बिल जो है वो मुस्लिम समाज के जो आम लोग हैं, जनता है, उनके वेलफेयर के लिए है, उनके प्रगति के लिए है। ये अगर कुछ मुट्ठी भर के लोगों के हाथों में ये इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, उसका मिसयूज होता है, इसको रोकने के लिए ये अगर वक्फ बोर्ड का बिल आता है तो उसका मुस्लिम समाज ने भी स्वागत करना चाहिए। ये भूमिका हमारी है। हम किसी जाति, हिंदुत्ववादी हम हैं, बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ाए, इसका मतलब हम किसी अन्य समाज का या धर्म का द्वेष नहीं करते। हमारे भी पार्टी में साबिर शेख थे, मंत्री अब्दुल सत्तार थे, कई लोग हैं, लेकिन जो जायज है वो जायज है। इस राज्य में जो जायज है वही करना चाहिए। इस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का आदर्श जो है उसी के मुताबिक हमारी सरकार चलती है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी शिवाजी महाराज के आदर्श पर आगे सरकार का कारोबार कर रहे हैं। या औरंगजेबी उदात्तीकरण करने वाले लोगों को बिल्कुल सहारा नहीं होगा। वो तो हमारे महाराष्ट्र पे लगा हुआ एक बड़ा धब्बा है। देखिए,
Shiv Sena MP Shrikant Shinde stated that on behalf of Shiv Sena and his leader Eknath Shinde, he fully supported the bill, considering it as a historic and significant moment. He remarked that following the abrogation of Article 370, the enactment of the Triple Talaq Law and the Citizenship Amendment Act, this bill had now been introduced for the welfare of the underprivileged. Expressing disappointment over UBT's Arvind Sawant's speech, she found it shocking and questioned whether UBT would have taken the same stance if Balasaheb Thackeray were still alive. He observed that it had become evident those whose ideology UBT was now embracing in opposing the bill. He pointed out that UBT had a valuable opportunity to correct past mistakes, reshape their history and uphold their ideology, but had chosen to discard it instead. He believed that if Balasaheb had been present to read UBT's dissent note, he would have been deeply saddened. मैं मेरी पार्टी शिवसेना और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी की तरफ से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं और आज एक ऐतिहासिक दिन है। अरे बैठिए बैठिए, अरे हो गया, अरविंद सावंत जी बैठिए। आप प्लीज एड्रेस टू दिस शेयर प्लीज। आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, उस पर भी आऊंगा। महत्वपूर्ण दिन है कि पहले 370, फिर ट्रिपल तलाक और आज सीएए और आज गरीब मुस्लिम भाइयों के उद्धार के लिए ये वक्त का बिल इस सदन में लाया गया है। आज यहां पर कुछ साथी, अरे पुराने नहीं अभी भी हो सकते हो, उनको तो पहला प्रश्न मुझे पूछना है कि आज हरी जैकेट जो है बुधवार के लिए पहनी है या आज वक्त के लिए खास करके अरविंद सावंत जी ड्रेसअप करके आए थे। यहां पर मुझे उनका भाषण सुनते वक्त बहुत वेदना हुई, बहुत ही शॉकिंग था कि अरे वक्त पे ही बोल रहा हूं बाबा, इधर देखिए, इधर इधर सामने। मुझे इनसे आपसे बात कर रहा हूं सर, सामने देखिए। इनसे मुझे यूबीटी वालों से प्रश्न पूछना है, अपनी अंतरात्मा से इनको प्रश्न पूछना चाहिए कि बाला साहब आज होते तो ये क्या आज ये भाषण कर पाते यहां पर? आज इस सदन में एक बात साफ हो गई, ये यूबीटी वाले किसकी विचारधारा को मान रहे हैं और ये बिल का विरोध कर रहे हैं। इनके पास एक सुनहरा अवसर था अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने इतिहास को संभालने का और विचारधारा को जिंदा रखने का, जिसके लिए कभी बालासाहेब ठाकरे जी ने आंदोलन किया था। लेकिन अफसोस यूबीटी वालों ने उस विचारधारा को तो पहले ही बुलडोजर के तले जो है चुरोड़ मुरोड़ दिया है। बाला साहब की जो विचारधारा थी वो स्पष्ट थी, हिंदुत्व की रक्षा, देश की एकता और बाकी धर्मों के लोगों के लिए सम्मान। लेकिन आज अगर बाला साहब यहां होते तो यूबीटी का डिसेंट नोट यहां पर अगर पढ़ते तो उनके आत्मा को बहुत वेदना जो है होती। मैं यहां पर यूबीटी का एक डिसेंट नोट जो है लेकर आया हूं। इन्होंने यहां पर कहा है कि नॉन मुस्लिम मेंबर वक्फ बोर्ड में नहीं होने चाहिए और उसके ऊपर वो वकालत वहां पर कर रहे थे कि जो बाला साहब हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ रहे। Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis stated that the government fully supported the Waqf Amendment Bill. He remarked that the bill upheld the true essence of secularism as enshrined in the Constitution. He highlighted that it would reinstate representation for Muslim women in the Waqf Board, emphasizing that the bill was not directed against any religion and asserted that it aimed to rectify past mistakes. ऐसा है, वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है हम उसका समर्थन करते हैं। जो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष इस शब्द का उपयोग किया गया है, उस शब्द को परिभाषित करने वाला ये बिल है। जो कांग्रेस ने कानून तैयार किया था, इसमें कोर्ट जाने का भी अधिकार छीन लिया गया था, जिसके कारण कई लोगों की जमीनें
ये वक्फ बोर्ड ने ले ली, गांव के गांव वक्फ के दिखाए, और जब लोगों ने उससे भी पुराने अपने जो सबूत है वो पेश किए तो उनको बताया गया कि अब कानून में इसको ठीक करने का कोई प्रावधान ही नहीं है, इसलिए वो ठीक करने का प्रावधान इसमें किया गया है। जो वक्फ की जमीनें वक्फ के नाम से जमा की और कांग्रेस के नेताओं ने बाद में उन जमीनों को धीरे धीरे अपने नाम करवा लिया, ऐसी चीजें वो न कर पाए, ऐसे प्रावधान इसमें किए गए हैं। 3 तलाक के बाद महिलाओं को फिर एक बार हमारी मुस्लिम बहनों को वक्फ बोर्ड में भी जगह देने का काम इस बिल ने किया है। ये बिल किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी भी आस्था के खिलाफ नहीं है, किसी भी आस्था को ठेस पहुंचाने वाला नहीं है। जो गलतियां हुई थी उन गलतियों को सुधारने वाला, और जो लूटना चाहते थे ऐसे लुटेरों को पाबंदी लाने वाला इस प्रकार का ये बिल है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, जिनकी जिनकी बुद्धि में विवेक शेष है ऐसे सारे लोग इस बिल को पूरे तरीके से मदद करेंगे। Madhya Pradesh Minister Kailash Vijaywargiya remarked about the opposition's protest stemmed from a policy of appeasement. He pointed out that a large number of cases involving Muslim individuals remained unresolved within the Waqf board, and asserted that the proposed amendments would prove beneficial to the Muslim community. Noting that certain groups had taken control of the Waqf board across the country, he stated that the bill aimed to eliminate such dominance and emphasized that the Muslim community would derive the greatest advantage from the amendment. सर, वक्फ का बिल पेश कर दिया गया है तो विपक्ष विरोध कर रहा है लगातार। देखिए, विपक्ष विरोध कर रहा है तुष्टिकरण की नीति के कारण। मैं बहुत साफ बता दूं कि वक्फ बोर्ड के अंदर लाखों मुस्लिम भाइयों के ही केस पेंडिंग है। ये वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है उससे फ़ायदा ज़्यादा मुस्लिम भाइयों को, क्योंकि कुछ एक काकस पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड पर कब्जा करके बैठा, उस काकस से मुक्ति कराने का ये पूरा की पूरा संशोधन बिल है। और मैं समझता हूँ इससे सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिलेगा तो मुस्लिम समाज को। इस बात पर कई मुस्लिम समाज के लोगों ने जश्न भी मनाया है कि ये बिल आना चाहिए। देखिए, जो समझदार हैं, जो समझ रहे हैं, जो मान रहे हैं इस बात को कि ये हमारे लिए हितकारी है, वो तो जश्न मना रहे हैं, उन्होंने समर्थन भी किया। और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं या जानबूझकर जो सोया हुआ है उसको तो जगा सकते हैं, पर जो सोने का नाटक करता है उसको आप नहीं जगा सकते। कुछ लोग सोने का नाटक कर रहे हैं तो उनको हम कैसे जगाएंगे? इसलिए मैं वो समझदार मुस्लिम भाइयों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने वक्फ बिल की बारीकियों को समझा और उसका समर्थन किया। मैं समझता हूँ वे सब बधाई के पात्र, और इसमें किसी का फ़ायदा नहीं। इसमें वक्फ संशोधन बिल आने से मुस्लिम भाइयों का ही फ़ायदा सर्वाधिक, इसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन कांग्रेस इसका मतलब समर्थन नहीं कर रही है, असमर्थन। देखिए, उनको तो वोट चाहिए, उनको किसका फ़ायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं। कांग्रेस को अपना फ़ायदा होना चाहिए, हमें वोट मिलना चाहिए। इसलिए उनका निर्णय अपने हित के लिए होता है, अपनी पार्टी के लिए हित के लिए होता है, वोट की राजनीति के लिए होता है। हमारा निर्णय होता है देश हित में, समाज हित में, दोनों में अंतर है। Shiv Sena MP Arvind Sawant stated that he was presenting his views on the Waqf Amendment Bill and mentioned that he had been a member of the Joint Parliamentary Committee and expressed disappointment that clause-by-clause discussions had not taken place until the end. He noted that even non-stakeholders had been invited to the JPC. He alleged that there was a significant gap between the government's words and actions, asserting that the bill was not intended to deliver justice. He warned against assuming that the current approach was correct and suggested that the focus of the government appeared to be solely on the Bihar elections. अमेंडमेंट बिल 2025 पर हम अपनी विचार प्रकट करने के लिए खड़े हैं। सुबह से बहुत अच्छे भाषण भी सुन रहे हैं। मेरे मित्र रिजिजू जी ने बहुत कुछ कहा। सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद भी जेपीसी में था, और दुर्भाग्य की बात है कि जेपीसी में आखिर तक क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा कभी नहीं हुई, और यही कारण था क्योंकि जेपीसी में हमने देखा कि नॉन स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया जाता था। अब ऐसी स्थिति में
आप जब एक आध बिल लाते हो तो आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हो। और ये देखने के बाद हर वक्त हमें महसूस हुआ है आप लोगों की कतरी और करनी में बहुत फर्क होता है। आपको जो बिल लाने में किसी को न्याय देने की प्रक्रिया नहीं है आपके मन में। आप अगर हिंदुत्व की आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने ललकारा है कि शिवसेना और उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी क्या बोलने वाली है, हिंदुत्व के साथ खड़ी रहेगी क्या, आप हमें हिंदुत्व सिखाने वाले हैं। अगर हिंदुत्व की बात करते हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि हाल ही में हमने जो पद्मनाभ मंदिर था उसका खजाना निकाला था। क्या हुआ, उस खजाने को क्यों निकाला, किस लिए निकाला। उसके बाद में केदारनाथ मंदिर, हमारे शंकराचार्य जी ने कहा 300 किलो को सोना गायब हुआ। क्या हुआ, किस लिए गायब हुआ, कैसे गायब हुआ। तिरुपति में भी आपका ध्यान है। अयोध्या में तो आपने देखा कि जिस ढंग से आपने जो कुछ प्रयोग किए तो लोगों ने तो आपको जगह दिखा दी अयोध्या में। वहां के मंदिर तोड़े गए, वहां की मूर्तियां तोड़ी गई, वहां की मूर्तियां वाराणसी भी हुआ, दोनों जगह गट गए आपके वोट, तो दोनों जगह मूर्तियां भी गायब हुई। ये जो कुछ आप कर रहे हो ना, तो ये मत समझना कि आप जो कुछ कर रहे हो वो सही कर रहे हो। हमें तो डर लगता है क्योंकि आपने इस हाल ही में हमारा चैत्र शुरू हुआ तो महाराष्ट्र में नया साल शुरू हो जाता है, उस वक्त रमजान ईद भी हुई। हमने देखा सौगते मोदी चल रहा है। आज सौगते बिल आ गया, वक्त बिल आ गया, ये सौगते मोदी चल रहा है। तब मुझे याद आई, कैसे भूल जाते हो आप कि हमारे इसी सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे, उन्होंने कहा था मंगलसूत्र छीना जाएगा। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांटने वाला था, कौन काटने वाला था। आपको उनके बारे में प्यार है। आज ये प्यार देख के हम भी अचरज हो गया। वाह, मुझे लगता है बिहार के चुनाव नजर आ रहे हैं। देख रहा था मेरे मित्रों के, पुराने मित्रों के भाषण, तो बिहार के चुनाव नजर में आ रहे हैं। सर, अब आपके अमेंडमेंट बिल 2 Former Punjab SAD chief Sukhbir Singh Badal has criticized the Aam Aadmi Party government following the scaling down of security for Punjab leader Bikram Singh Majidhia. He accused the Aam Aadmi Party leaders of being mentally criminally minded and acting without regard for legal systems. Badal expressed concern that the Aam Aadmi Party government believed it had unchecked power and urged officers to refrain from participating in what he termed illegal decisions. He warned that those who comply with such actions would face legal consequences when an inquiry is conducted. नहीं ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ Z+ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੁੱਟਖੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੀਗਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਲੀਗਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ। Addressing a press conference in Delhi, Congress Member of Parliament Randeep Surjewala claimed that the people of Haryana have been robbed of a significant amount amounting to 5,000 crore rupees as a result of the recent hikes in electricity rates. He pointed out that over the past 3 months, the electricity rate has increased by 67 paisa per unit. Surjewala further criticized the imposition of high electricity tariffs on various sectors, including households, farms, shops and cold storages, which he argued has put an additional financial burden on the citizens. हरियाणा में बिजली दर बढ़ोतरी से
हरियाणवियों की जेब पर 5,000 करोड़ का डाका डाला गया है। नायब सैनी सरकार में जेब से पैसा गायब। 3 महीने में 67 पैसा प्रति यूनिट की बिजली के दर बढ़ा चुके। घर, खेतीबाड़ी, दुकानदार, लकड़ी आरा, आटा चक्की, कमर्शियल, पोल्ट्री, मछली पालन, दूध पालन, कोल्ड स्टोरेज, पोली हाउस, मंदिर, सब पर बिजली की बढ़ी दरें लगा दी गई। साथियों, हरियाणा की भाजपा सरकार ने जो ये कमर तोड़ बिजली बढ़ोतरी की है, वो दर्शाती है कि कैसे नायब सैनी सरकार जनता की जेब से पैसा गायब करना चाहती है। पहले 16 जनवरी 2025 को 47 पैसा प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाया और अब हरियाणवियों की जेब पर जिस प्रकार से 1 अप्रैल 2024 से अनाप शनाप बिजली बढ़ोतरी की गई है, ऐसा लगता है कि भाजपा उनको वोट देने की एवज। Congress MP and Deputy Leader of Opposition Gaurav Gogai addressed the Lok Sabha raising concerns regarding the Waqf Amendment Bill and referred to the statements made by the Honourable Minister both when the bill was first introduced and again on the current day. Gogai stated that the Minister had claimed comprehensive discussions had taken place regarding the bill, but he deemed this claim as misleading. He emphasized that the need for a new Waqf Amendment Bill was never mentioned during any of the 5 meetings held by the Ministry of Minority Affairs, and he highlighted that the minutes of these meetings corroborated with the fact. Gogai further questioned whether the bill had been drafted by the Ministry of Minority Affairs or by another government ministry. सर, मेरा तो कभी मैंने जिस दिन भी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ उस दिन भी आदरणीय मंत्री को मैंने सुना और आज भी मैंने उनको सुना। जिस दिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उस दिन भी अगर आप उनका स्टेटमेंट पढ़े तो उन्होंने कहा कि इसको बिल लाने से पहले बहुत विस्तार रूप से इस बिल पर चर्चा, इस बिल की लाने के लिए चर्चा हुई थी। सर, पूरा का पूरा मिसलीड, पूरा का पूरा मिसलीडिंग। 2023 में सर सरकार 24 में आई, ये खुद 24 के बीच में इन्होंने अपना बिल लाया। 23 सन के वर्ष में 4 बार माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। मुंबई में हुई 13 जुलाई, दिल्ली में हुई 21 जुलाई को, लखनऊ में हुआ 24 जुलाई को, दिल्ली में 2 बार हुआ 20 सितंबर और 7 नवंबर को। मैं आदरणीय सरकार से दरखास्त करूंगा कि इन 5 सरकारी मंत्री जो मीटिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उनका मिनट्स टेबल पे रखे। एक भी मीटिंग में नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए उसका जिक्र भी नहीं हुआ था, जिक्र भी नहीं हुआ। इनके मिनट्स हमारे पास, हमने देखे। जितने भी बार मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मीटिंग हुई, सब में वापसी पोर्टल को लेकर और विचार विमर्श हुआ था, लेकिन एक भी मीटिंग के माइन्यूट्स में एक भी स्टेटमेंट नहीं है कि हमें एक नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए। तो मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि अगर नवंबर 2023 तक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने यह वाजे भी नहीं समझा कि नया एक बिल लाने की जरूरत है। Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav praised the state's police for the swift action in eliminating 2 female Naxalites, both of whom had bounties of 14 lakh rupees each on their heads. Yadav attributed the success to the alertness of the police force and congratulated them for their efforts. He further emphasized that the state government, under the leadership of Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah, has been running a strong campaign against Naxalites. Yadav also mentioned that in the past year alone, 10 Naxalites had been killed in encounters. पुलिस की सजगता के कारण से 14 लाख की 2 नक्सली महिला का एनकाउंटर हुआ है। हम लगातार नक्सलवादी गतिविधियों के खिलाफ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में नक्सल विरोधी मूवमेंट में लगातार सक्रियता के साथ हमारे पुलिस जवान लगे हुए हैं। पुलिस बल ने अपनी तत्परता से
मंडला जिले में प्रतिमा और ममता नाम की दो 14 लाख की कुख्यात नक्सली एक तरह से आतंकवादियों की उनके खिलाफ पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है और इनसे हथियार भी बरामद हुए और कुल मिलाकर के एक भी नक्सली हमारे क्षेत्र में न बचे, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हम अभियान चला रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, बीते एक साल में लगभग 10 से ज़्यादा नक्सलियों को हमने मुठभेड़ में मार गिराया है। मेरे अपने पुलिस बल के जवानों को बधाई और ख़ास बात ये कि इसमें हमारे पुलिस बल की कोई क्षति नहीं हुई है। एक और घटना रतलाम की है जहाँ फिरोज नाम का 5 लाख से ज़्यादा की रकम का इनामी एक आतंकवादी जो वांटेड था उसको पकड़ा गया है। मध्यप्रदेश की धरती पर ऐसी किसी भी लोगों को जो एंटी नेशनलिस्ट कोई अपनी कार्रवाई चलती है उनको खिलाफ हमारी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मेरी अपनी होगा पुलिस की सजगता के कारण। Union Minister and LJP President Chirag Paswan addressed concerns regarding the WACC amendment bill, stating that this is not the first time amendments are being made to the WACC system. He explained that changes and amendments are common in the WACC sector as well as other sectors based on the evolving needs of time. Paswan highlighted that amendments were being made in the WACC sector even until 2013, stressing that there was no reason to spread misinformation. He accused those opposing the bill of engaging in fear-mongering, which he claimed was an attempt to create a false perception. पहली बात तो इस बात को समझने की जरूरत है कि ये संशोधन कोई पहली बार नहीं किया जा रहा है। वक्त में भी और हर किसी चीज में समय समय पर वक्त के हिसाब से संशोधन किए जाते हैं, उसमें बदलाव किए जाते हैं। इससे पहले भी कई बार 2013 तक इसमें संशोधन होते रहे, तब तो किसी ने इस तरीके से भ्रम फैलाने का प्रयास नहीं किया। आज जिस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये मुसलमान विरोधी है, असंवैधानिक है, सोचिए भारत की संसद में ये लोग कह रहे हैं कि कोई असंवैधानिक चीज आ सकती है। इतनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ये सिर्फ झूठ बोल बोलकर एक परसेप्शन बनाने का जो ये लोग प्रयास करते हैं, जो संशोधन हुआ है वो इसको और मजबूत करने की सोच के साथ किया गया। इस कमेटी में हर दल के सदस्य बैठे थे, मेरी पार्टी के सदस्य इसमें मौजूद थे, अरुण भारती जी। इसमें जो बदलाव किए गए हैं इस सोच के साथ किए गए हैं कि कैसे इसको और शक्तियां प्रदान की जाए और ऐसे लोग जिनके साथ संभवतः अन्याय हो रहा है कैसे उनको न्याय दिलाया जाए। आज अगर इससे किसी को तकलीफ है या होनी चाहिए, ये वही लोग हैं जो इसमें भ्रष्टाचार करते हैं, ये वही लोग हैं जो गरीब मुसलमानों से उनका हक छीनते। Well, that's a wrap for Inside News. Keep watching CVR English.